हेलो फ्रेंड्स। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा क्या है तथा उसका विकास कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है या प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। तो प्रस्तावना शब्द जो है एक परिचयात्मक कथन है, अर्थात यह परिचय देने का कार्य करता है। यह दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी किताब होता है उसके प्रारंभ में ही एक प्रस्तावना दी गई रहती है जिसमें उस किताब के मूल बातों को बताया गया होता है। ठीक इसी प्रकार एक संविधान में प्रस्तावना संविधान जो संविधान बनाने वाले की मंशाओं और उसके निर्माण के पीछे इतिहास और राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारतीय संविधान की मूल आदर्शों एवं उसकी मूल भावनाओं को प्रस्तावना के रूप में संग्रहित किया गया है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह आधार है जिस पर भारतीय संविधान को खड़ा किया गया है। तो आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ठीक इसके 2 महीने बाद भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। बात करें कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसको लिया कहां से गया है, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है उसको अमेरिका से लिया गया और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन दोनों में ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में जब भी पूछा जाए कि विचार कहां से लिया गया है तो अमेरिका है वो। अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो उसका जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास क्या है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी, हम आगे चलकर किन मार्ग पर चलेंगे तथा हमारे आदर्श क्या होंगे, इन सभी बातों को उन्होंने उसमें बताया था। और इसी प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। तो उस प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा था, आइए उसको देखते हैं। तो उन्होंने उस प्रस्ताव में कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि हम किस मार्ग पर चलने वाले हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यह था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण का इतिहास। अब प्रस्तावना में अंतर्निहित शब्दों के अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भी शब्द है उनका संविधान में विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विभिन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम 3 पक्षों या 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है
संविधान के स्रोत, दूसरा है स्वरूप और तीसरा है उद्देश्य। तो हम पहले बात करते हैं कि संविधान के स्रोत के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, क्या अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द यह दर्शाने का प्रयास करता है कि संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित है तथा यहाँ संप्रभुता जनता में निवास करती है। अर्थात भारत की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है तथा जिसके बाद जो संविधान है वह सर्वोच्च शक्तिशाली होकर संपूर्ण भारतीय शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है। इसमें अगला जो पक्ष है वो उसके स्वरूप के बारे में है। तो ये जो 5 शब्द हैं, जो जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य एवं गणतंत्र, ये शब्द भारतीय संविधान के स्वरूप को बताते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इनके अर्थ को पढ़ते हैं, जिनमें पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। दूसरी, इसके स्वरूप में दूसरी विशेषता इसकी है कि ये समाजवादी। तो समाजवाद को समझने से पहले हमें थोड़ा सा यूरोप में जाना पड़ेगा। यूरोप में एक विचारक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वास्तव में समाजवाद समानता के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद का सिद्धांत है वह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात वह समाजवाद को स्थापित करने के लिए अमीर और गरीब के बीच संघर्ष के एवं अर्थात कह सकते हैं संघर्ष में हिंसा की बात करते थे, जबकि भारतीय संविधान में समाजवाद की अवधारणा जो है महात्मा गांधी और नेहरू के आदर्शों पर आधारित है और यह समाज में समानता लाने के लिए सहयोग की बात करते हैं, न कि संघर्ष की। अर्थात जो भारतीय संविधान है उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। और इसकी तीसरी विशेष जो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है इसमें कि लोकतांत्रात्मक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा शासन। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब बात करें गणतंत्र के बारे में, तो गणतंत्री व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात जो भी मान लीजिए हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रमुख है या राष्ट्रपति कह सकते हैं, वह वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। अर्थात जो संवैधानिक प्रमुख होगा वह वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। तो भारतीय प्रस्तावना में जो अंतिम के 6 शब्द हैं, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता शामिल है, ये सभी संविधान के उद्देश्यों के बारे में हमें बताते हैं, जिनमें पहला है कि न्याय। तो न्याय भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात ना जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा आदि या भौतिक विभाजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है कि जो राज्य का जो संविधान का उद्देश्य होगा वो आर्थिक विषमताओं को अंत करना होगा। आर्थिक न्याय, लोगों के द्वारा उनकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन दिया जाएगा और सभी लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कमाने के अवसर अर्थात रोजगार दिए जाएंगे। सभी वितरण के संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा। और इसके बाद है राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान एवं स्वतंत्र एवं अधिकार होगा। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।
अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय संविधान में विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं कई सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्रदान की गई हैं, जिससे कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके और जिससे कि भारत का विकास हो सके। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती है, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित सीमा में रहकर ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। अर्थात संविधान के द्वारा हमें जो भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस पे कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग वहीं तक कर सकते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना हो। हाँ, अगला पॉइंट है कि व्यक्ति की गरिमा। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो भारत देश है वो विविधता में एकता वाला देश है। भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और इन सब में एकता को स्थापित करना और भारत की अखंडता को बनाए रखना भी संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। और अंतिम पॉइंट है इसमें बंधुता। बंधुता का अर्थ होता है कि भाईचारे की भावना, अर्थात बंधुता सभी भारतीय नागरिकों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना एवं उसे प्राप्त करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य के रूप में समाहित किया गया है। तो हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा, उसके स्वरूप कैसा है और उद्देश्य कैसा है। जो पहला है हम भारत के लोग, यह उसके स्रोत के बारे में बताता है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है वह शक्ति का स्रोत कहाँ है, तो वह भारतीय जनता में है। दूसरा इसका है कि स्वरूप, ये जो 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र, ये सभी उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं। और जो अंतिम के 6 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये संविधान के उद्देश्य के बारे में हमें बताते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्टेटमेंट के बारे में। तो कुछ, चूंकि जो प्रस्तावना है उस संविधान का एक प्रमुख अंग है और यह संपूर्ण संविधान की एक झलक प्रस्तुत करता है, तो कुछ विधिवेत्ताओं ने इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया है, आइए उसको देखते हैं। जिनमें पहले हैं के.एम. मुंशी। दोस्तों, ये भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं। इनका पूरा नाम कन्हैया मणिक लाल मुंशी है। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मपत्री या कुंडली है। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहकर संबोधित किया है। अगले विचारक हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहकर संबोधित किया है। अगले हैं एम.एन. पालकीवाला। एम.एन. पालकीवाला जो है ये भारत के प्रख्यात न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ हैं। इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगले हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। इन्होंने भारतीय संविधान को प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और कुंजी कहा किसने है, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव जो है, इन्होंने भारतीय संविधान की कुंजी के रूप प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहकर संबोधित किया है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा, जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख केसेस के बारे में, तो जिसमें पहला केस है बेरुवाड़ी संघवाद
1960। दोस्तों ये एक जमीन का विवाद था जो भारत और बांग्लादेश के बीच में था। तो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। उसमें एक जमीन के विवाद से संबंधित एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला जो वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधित किया जाता है, जिसके किया जा सकता है। परंतु प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो प्रस्तावना थी उसको भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया और कहा गया कि इसी कारण संसद को मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद केवल ऐसे ही संविधान संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। जिसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अर्थात इसके पहले ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इनको 1976 में संविधान संशोधन करके इनको अलग से जोड़ा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।